कंटिन्यू करते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में और कौन एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। नॉर्मल में क्या होगा, ये देखें एयर अंदर आ रही है और इजीली बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स का साइन है, ये जो छोटे छोटे गोल सुराख हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना? जी एस्थमा सर, में आ रही या है आवाज। एस्थमा में या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन का नाम से आप लोगों को पता चल जाए ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी। देखिए इसके अंदर क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, जो बाहर जाने वाला जो रास्ता है वो ब्लॉक हो रहा है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में इसके जो पैरनकाइमा है या तो उसमें कोई इशू आएगा। ठीक है, या रिब केज में, यानी कि वो चीज़ें जो इसको डायलेट होने में सपोर्ट करती हैं। इसमें जो पाथवे है उसका कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन इसको कॉन्स्ट्रिक्ट होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, या डायलेट होने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें FeV1 रेशो जो है लेस देन 80% होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में मोर देन 80% और 80% होती है, यानी कि नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा होती है। ठीक है, डिजीज ऑफ द लंग पैरेन्काइमा, डिफ्यूज इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये देखें, ये है टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये एंडोथीलियम यानी कि ब्लड वेसल, ये कैपिलरी का ल्यूमेन है। ठीक है, ये वॉल किसकी है, एल्विलाई की। ये एक बैरियर होता है किस जगह पे, एक एल्विलाई के दरमियान और ब्लड वेसल के दरमियान। इस बैरियर को क्रॉस करके जो गैसेज हैं वो ब्लड में आती हैं, और ब्लड से जो वेस्ट गैसेज हैं वो किस जगह पे जाएंगी, लंग्स के अंदर। ठीक है, डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में होता क्या है, सिनोनिम एडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यानी कि इसके जो सिनोनिम्स हैं जो इसी नाम से आपको आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफ्यूज इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या एडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या इंटरस्टिशियल निमोनिया, या क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वुलाइटिस, यानी कि इनमें से किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। पैथोलॉजी इसमें क्या होगी, थिकनिंग ऑफ द इंटरस्टिशियम। इसमें जो इंटरस्टिशियम होगी वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। इंटरस्टिशियल जो लेयर है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियली इनफिल्ट्रेशन विद lymphocytes and plasma cells, later fibroblast lay down thick collagen bundles। इसमें होता क्या है कि इंटरस्टिशियम थिक होती है, कैसे होती है, सबसे पहले लिम्फोसाइट्स इंटरस्टिशियम में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो सबसे इंटरनल लेयर होगी उसमें इंटरस्टिशियम में लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो उनको फॉलो करेंगे फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ने क्या करना है, उस जगह पे कोलाजन बंडल्स बनाने स्टार्ट कर देने और फाइब्रस टिश्यू बनाने स्टार्ट कर देने। ठीक है, दीज चेंजेस अकर्स इरेगुलरली विद इन द लंग्स। इस तरह की जो चेंजेस होंगी वो रेगुलर नहीं होंगी, इरेगुलर होंगी। Eventually, alveolar architecture is destroyed, honeycomb lungs। इसमें क्या होगा, जो एल्वुलाई का जो आर्किटेक्चर होगा वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो, यानी कि नॉर्मल जो उसकी शेप होगी वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। किसी जगह पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, किसी जगह पे नॉर्मल। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। और जब उसे एक्सरे पे देखेंगे तो एक्सरे पे जिस तरह हनीकॉम्ब अपीयरेंस, यानी कि शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है, इस तरह की अपीयरेंस एक्सरे पे नजर आएगी, यानी कि काफी हद तक उसकी रिजेम्बलेंस उस तरह की मिलती जुलती होगी एक्सरे पे जब हम उसे देखेंगे। ठीक है, सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज, एग्जांपल एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एंड रूमेटॉइड फैक्टर, RH फैक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इम्यून कम्प्लेक्सेस मींस एंटीजन एंड एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। ठीक है, सर्कुलेशन इन्फ्लेम एल्वुलर वॉल ब्रोंकियो एल्वुलर लावाज स्पेसिमेंस। इसमें क्या होगा कि सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी और एंटीजन जो होंगे, ठीक है, उनका आपस में कम्प्लेक्स बनेगा और ये कम्प्लेक्सेस आके इस जगह पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब उस जगह पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे उनके ऊपर सुपर इम्पोज होंगे फाइब्रस टिश्यू उस जगह की फाइब्रोसिस करवा देंगे। ठीक है,
इम्यून कम्प्लेक्सेस एक्टिवेटेड एल्वुलर मैक्रोफेजेस, जो इम्यून कम्प्लेक्स होंगे वो एल्वुलर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। फेगोसाइटोसिस ऑफ द इम्यून कम्प्लेक्सेस की फेगोसाइटोसिस स्टार्ट होएगा, यानी कि जो मैक्रोफेजेस होंगे वो इम्यून कम्प्लेक्स को इनगल्फ कर लेंगे। रिलीज ऑफ द साइटोकाइंस, और क्या करेंगे, साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। न्यूट्रोफिल मार्जिनेशन, जब साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो वो एक केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। वो केमिकल मीडिएटर्स जब रिलीज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल्स को टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि कैपिलरीज के मार्जिन के साथ आके न्यूट्रोफिल्स, नॉर्मली जो ब्लड सेल्स होते हैं वो मिड में चलते हैं, यानी कि स्ट्रीम लाइन इन यानी कि ब्लड वेसल के मिडल में वो चल रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त साइटोकाइंस रिलीज होंगे, जो न्यूट्रोफिल्स होंगे वो मार्जिनेशन उनकी स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो ब्लड वेसल की वॉल के साथ आके लगना स्टार्ट हो जाएंगे। डैमेज ऑफ द एल्वुलर वॉल, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एल्वुलर वॉल को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। एंड प्रोग्रेशन, और जैसे जैसे एल्वुलर वॉल डैमेज होगी वो आगे रिप्लेस के साथ होगी, फाइब्रस टिश्यूज के साथ रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी। इस ये प्रोसेस स्लोली स्लोली चलता जाएगा, तो एंड पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म की समझ आई है? जी सर। जी सर, आ गई। The histological hallmark, patchy chronic inflammation and interstitial fibrosis with areas of dense scarring and honeycomb cystic changes. इसमें क्या होगा, पैची क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नजर आएगी, ठीक है, एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस विद एरियाज ऑफ डेंस स्कारिंग। किस तरह हम उसको देख सकेंगे, या तो हम एक्सरे करेंगे, ठीक है, या सीटी स्कैन। एक्सरे में हमें क्या चीज नजर आएगी, हनी कॉम्ब अपीयरेंस नजर आएगी, ठीक है, डेंस स्कारिंग एंड हनी कॉम्ब अपीयरेंस, सिस्टिक चेंजेस। और उसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं, बायोप्सी में हमें सिस्टिक चेंजेस नजर आ जाएंगे, ठीक है। उसकी हिस्टोपैथोलॉजी हम देखेंगे। द लंग्स आर स्मॉल, इसमें जिस वक्त भी फाइब्रोसिस होगी लंग्स का श्रिंक होना स्टार्ट, पहले ही वो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और उन एयर उनके अंदर होती है। जैसे जैसे फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस की वजह से वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फाइब्रोसिस टेंड्स टू बी वर्स इन द लोअर लोब्स, ये ज्यादा वर्स किस जगह पे होगी, लोअर लोब्स पे, सब प्लूरल रीजन्स एंड अलोंग इंटरलोब्यूलर सेप्टा, यानी कि वो सारे एरियाज जिस जगह पे स्ट्रोमा ज्यादा होता है, यानी कि एक तो वो एरियाज जो कि प्लूरा के साथ टच कर रहे होते हैं उन जगह पे फाइब्रोसिस के ज्यादा चांसेस होते हैं, और इंटरलोब्यूलर यानी कि दो लोब्स जिस जगह पे मिल रहे हैं उस स्पेस में फाइब्रोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। द honeycomb cystic space lined by bronchiolar or cuboidal epithelium contain the mucus, macrophages और neutrophils, interstitial chronic inflammation, यानी कि जिस वक्त ये वाले सेल्स वहां पे आ जाएंगे ना, म्यूकस, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, दैट मीन्स उस जगह पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है। न्यूट्रोफिल्स उस वक्त आते हैं जिस वक्त क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले मैक्रोफेजेस पहुंचते हैं, मैक्रोफेजेस को आगे आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करते हैं न्यूट्रोफिल्स। जब ये दोनों सेल्स उस जगह पे पहुंच जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से उस जगह पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस का नाम देते हैं। लिम्फोइड एग्रीगेट्स sometimes containing germinal centers associated with rheumatoid arthritis, यानी कि ये ऑटोम्यून डिजीज है। ऑटोम्यून डिजीज की कभी अकेली नहीं आती। अगर आपने किसी एक ऑटोम्यून डिजीज को डिटेक्ट किया है तो ट्राई टू स्कैन द पेशेंट, you will find maybe one or two and other autoimmune diseases. For example, if the patient has interstitial lung disease, पेशेंट माइट हैव रिमाटॉइड आर्थराइटिस एज वेल, ठीक है, एसएलई, इस तरह की कोई भी जो ऑटोइम्यून डिजीज हैं उनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज कभी मोस्टली ये इसके साथ कोई ना कोई और ऑटोइम्यून डिजीज एसोसिएटेड होती है। फाइब्रोटिक लंग्स, हनीकॉम्ब अपीयरेंस, ये देखें ये एफ्यूजन है, फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, बायलेटरल, ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन। फाइब्रोसिस नजर आ रही है क्लियरली, ये देखें ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये फाइब्रोसिस है,
एटियोलॉजी अननोन में बी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि इसकी जो एग्जैक्ट एटियोलॉजी है, एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी है, वो अननोन है। ठीक है, एक आइडिया लगाया जाता है ये माइट बी इम्यूनोलॉजिकल, कि ये इम्यून रिएक्शन की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकती है। ठीक है, अभी तक उसकी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चली आइडियोपैथिक फाइब्रोसिस की। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स, अनकॉमन डिजीज अफेक्ट अडल्ट्स इन लेट मिडिल एज, ये एक अनकॉमन डिजीज है, यानी कि ज़्यादा कॉमन नहीं है। किसको अफेक्ट करती है? एडल्ट्स इन लेट मिडिल एज, यानी कि मिडिल एज के लास्ट पे तकरीबन ये एडल्ट्स को अफेक्ट करती है। प्रोग्रेसिव एक्सर्शनल डिस्पनिया, ठीक है, जो एक्सर्शनल यानी कि जिस वक्त वो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, कोई हैवी वेट उठाएंगे, ठीक है, उस टाइम पे ये डिस्पनिया होगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव होगा। नॉर्मली जिस वक्त आप वॉक करते हो नहीं होता, आहिस्ता 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 वॉक करने से भी डिस्पनिया होना चाहिए, यानी कि प्रोग्रेशन होगी, आहिस्ता आहिस्ता डिस्पनिया इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। लेटर एट रेस्ट, यानी कि करते करते आहिस्ता आहिस्ता आगे रेस्ट पे भी आपको डिस्पनिया होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्पनिया होता है यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नॉन प्रोडक्टिव कफ, इसके अंदर जो कफ होगी वो नॉन प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि फाइब्रोसिस की वजह से हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन शोज finger clubbing, fine inspiratory crackles throughout the both lungs। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा? एक तो क्लबिंग मिलेगी, ठीक है, ड्रमस्टिक अपीयरेंस हो जाएगी नेल्स की, एक स्पेसिफिक शेप होती है। इंस्पायरेटरी क्रैकल्स, जिस वक्त इंस्पायर करेगा तो एयर जब लंग्स के अंदर से गुजरेगी तो ऐसे लगेगा जैसे एयर फ्लूइड में से गुजर रही है, ठीक है ना। जिस तरह क्लियर फ्लूइड में से एयर पास करे, जिस तरह की आवाज आती है उस तरह की आवाज आएगी, ठीक है, उसको क्रैकल्स बोलते हैं। पेशेंट में डेवलप रिस्पिरेटरी फेलियर टर्मिनली, यानी कि एंड पे जाके पेशेंट का रिस्पिरेटरी सिस्टम फेल भी हो सकता है। द डिजीज प्रोग्रेस इंसिडियसली मीडियन सेवरल 4 to 6 ईयर, यानी कि ये जो डिजीज है आगे 4 से 6 साल में इंसिडियसली प्रोग्रेस हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आज तक हम इधर तक ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद